हेलो एवरीवन। मैंने लास्ट ईयर वीडियो डाली थी रिगार्डिंग कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रेटजी और कई लोगों ने वो वीडियो देखी थी एंड उनको हेल्प हुई थी। तो इस साल मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाला था जो मैंने सेशन लिया था अपने स्टूडेंट्स के साथ, तो उन लोगों को भी काफ़ी हेल्प हुई। एंड दिस ईयर पेपर्स वाज नो डिफरेंट, ऑल्दो it is being seen that many people are saying that it is difficult. Yes, it was a little bit difficult, but it was on the same lines from 2023 to 2024 given कि आपने वो स्ट्रेटजीज फॉलो करी हो। अब वो क्या स्ट्रेटजीज हैं? सिंपल एक स्ट्रेटजी है, वो है कॉमन सेंस। अगर आप एजम्पशन के डिफरेंट डिफरेंट रूल्स लेके चल रहे हो, अगर आप जो है मैसेज के डिफरेंट रूल्स लेके चल रहे हो, कोरोलरी के डिफरेंट डिफरेंट रूल्स लेके चल रहे हो, तो ये आपके लिए डिफ़िकल्ट होने वाला है। ठीक है, कॉमन सेंस अगर लेके चल रहे हो तो ये काफ़ी इजी है करना। एक तो स्टेटमेंट की जो हम लॉजिक एलिमिनेशन नॉर्मली लगाते हैं कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट है या बैलेंस स्टेटमेंट है, इसको पता लगाना है। दूसरी चीज़ ये है वो स्टेटमेंट जो हमने पढ़ी है वो पैसेज से मैच कर रही है कि नहीं कर रही, ये पता लगाना है। बिल्कुल कॉमन सेंस है और ओवरऑल पर्सपेक्टिव थीम ऑफ द पैसेज को लेके चलना है। तो ये तीन चीज़ अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो हम आराम से कर पाएंगे और बहुत कम टाइम में कर पाएंगे। टाइम बचाने की भी स्ट्रैटेजीज मैंने बताई थी। तो इसी तरीके से हम इस पेपर को करके देखते हैं। जो 2025 का हमारा पेपर हुआ है कॉम्प्रिहेंशन का, तो आपको क्लियर इसमें आइडिया लगेगा। देखते हैं कि क्वेश्चन करके एंड नोट द टाइम ऑफ द लेक्चर कि कितना टाइम हमें लग रहा है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि भाई ये तो बहुत फ्रेश दिमाग से आप कर रहे हो। भाई वैसे भी करोगे ना तो हो जाएगा, तुम एक बार देखो तो सही। क्योंकि मैं जितने भी अपने जो सबसे पहले करता हूँ वो अपने फ्रेश दिमाग से ही मतलब उससे ही करता हूँ कि थके हुए दिमाग से, बिल्कुल एग्जाम एनवायरनमेंट में। तो मैंने किया है तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, नहीं किया होता तो नहीं बताता। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द क्रिटिकल मैसेज। अब ये मैसेज के बारे में पूछ रहा है, तो मैसेज बहुत डायरेक्ट होता है, ठीक है, और बैलेंस्ड होता है और किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिसिटी में नहीं जाता, ओवरऑल थीम ऑफ द पैसेज पे जाता है। तो अभी हम पैराग्राफ नहीं पढ़ते, अभी हम सिर्फ स्टेटमेंट्स देखते हैं। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज नॉट एन इशू टू बी वरीड अबाउट व्हेन सम पीपल डिपेंड ऑन इकोसिस्टम फॉर देयर लाइवलीहुड। अब क्या बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन हमारे लिए इशू है ही नहीं, तो ये तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। चाहे पैसेज पढ़ा है नहीं पढ़ा है, लेकिन बिना उसके ही रॉन्ग हो गई, क्योंकि ये जा रहा है कि कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी बाई कॉमन अंडरस्टैंडिंग इज ए वेरी इंपॉर्टेंट इशू। दूसरा, कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फॉरेस्ट गोज अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स ऑफ पीपल डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट फॉर फूड एंड शेल्टर। ठीक है, अब ये कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फॉरेस्ट गोज अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स ऑफ पीपल डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट। हाँ, ये हो सकता है कि कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन अगर हम फॉरेस्ट का करते हैं तो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जा रहा है, तो वील क्वेश्चन मार्क इट। ठीक है, देन कम्स द सस्टेनेंस ऑफ लाइवलीहुड एंड डिग्रेडेशन ऑफ इकोसिस्टम व्हाइल बीइंग टुगेदर एक्सेजरबेट वन अनदर लीडिंग टू कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इम्बैलेंस। हाँ, कि लाइवलीहुड और इकोसिस्टम में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है, वो डेवलपमेंट वर्सेस इकोसिस्टम डिबेट है ये, तो ये भी हमारा सही हो सकता है, इस पर क्वेश्चन मार्क मारेंगे। फिर कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इकोसिस्टम शुड बी कंप्लीटली स्टॉप्ड, तो ये भी गलत हो गया। तो दो तो यहीं रिमूव हो गए बिना पैसेज पढ़े। ठीक है, अब इसमें एजम्पशन आई है, एजम्पशन देख लेते हैं। नो कंट्री नीड्स टू डिपेंड ऑन इकोसिस्टम टू बूस्ट नेशनल इनकम। भाई इकोसिस्टम पे तो कंट्री डिपेंड कर सकती है, कर सकती है कि नहीं कर सकती है, तो ये हमारा क्वेश्चन, मतलब ये ऑप्शन वैसे भी हमारा नहीं लग रहा है कि एक्सट्रीम है। फिर रिसोर्स रिच कंट्रीज नीड्स टू शेयर देयर रिसोर्सेज विद दोज ऑफ स्कैंट रिसोर्सेज सो एज टू प्रिवेंट द डिग्रेडेशन ऑफ इकोसिस्टम। मतलब इसमें ये बोल रहा है कि जो रिसोर्स बहुत सारी रिच कंट्रीज हैं, जैसे हमारी सऊदी अरेबिया हो गई, यूएस हो गई, उनको डेवलपिंग कंट्रीज के साथ अपने रिसोर्स शेयर करने चाहिए। तो इस पर क्वेश्चन मार्क मारते हैं, ये हो सकता है हमारा आंसर। अब देखते हैं कि जो भी हमने मतलब रिमूव किए और बाकी जो अगर हमने रॉन्ग भी मार दिया, तो पैसेज में देखते हैं पैसेज में मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मेंटेनिंग द इकोसिस्टम जस्ट टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी विल इफेक्ट कॉमर्शियल पोटेंशियल एज वेल एज लाइवलीहुड डिपेंडेंट ऑन द इकोसिस्टम। ठीक है, कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्व कर रहे हैं तो ये कॉमर्शियल पोटेंशियल को थोड़ा सा रोकता है, ठीक है, इकोसिस्टम के, और उससे लाइवलीहुड भी हमारा इम्पैक्ट होता है। ठीक है, देयर इज ऑल्सो ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यूजिंग एन इकोसिस्टम ओनली फॉर लाइवलीहुड और फॉर कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन। फॉर कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन स्ट्रिक्टली फॉर कंजर्वेशन। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि अगर हम कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन करते हैं तो फिर हमारा कंजर्वेशन नहीं हो पाएगा, तो वाइस वर्सा। डिफॉरेस्टेशन कॉज ड्यू टू कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन विल लीड टू इनडायरेक्ट हार्म ऑफ फ्लड्स सिचुएशन प्रॉब्लम सिल्टेशन प्रॉब्लम। हाँ, तो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, कंजर्व कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन से हार्म हो रहा है, तो ये तो यही कॉन्फ्लिक्ट ही बता रहा है, कॉन्फ्लिक्ट को ही एक्सप्लेन कर रहा है। फिर हमने देखा
कि अपार्ट फ्रॉम लाइवलीहुड डिपेंड ऑन फॉरेस्ट, दीज कॉन्फ्लिक्ट्स पर्टिकुलरली एक्यूट इन डेवलपिंग कंट्री में बहुत ज़्यादा एक्यूट है ये, वेयर द डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन इकोसिस्टम इज सिग्निफिकेंट, मतलब इकोसिस्टम पे पीपल का डिपेंडेंट ज़्यादा है क्योंकि वो अभी इंडस्ट्रियलाइज नहीं हुए हैं। कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन हैज़ द पोटेंशियल टू बूस्ट नेशनल इनकम। अब कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन को बिल्कुल भी अगेंस्ट नहीं गया है ये, मतलब ये बोल रहा है बैलेंस करने की बात कर रहा है, क्योंकि वो बोल रहा है नेशनल इनकम भी जरूरी है, लाइवलीहुड भी जरूरी है, एट द सेम टाइम कॉमर्शियल हमारा एक्सप्लॉयटेशन भी जरूरी है, थोड़ा सा पोटेंशियल हमें देखना पड़ेगा, और साथ में कंजर्वेशन भी जरूरी है, तो सब जरूरी है इसके हिसाब से। तो अब देखो क्या इसमें हम सेकंड थर्ड में अपना क्या देख सकते हैं, इस ये तो सही हुआ हमारा, ये रॉन्ग है, और ये भी हमारा सही हुआ, ये भी रॉन्ग है। इसमें देखते हैं कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फॉरेस्ट गोज अगेंस्ट फंडामेंटल राइट ऑफ पीपल डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट फॉर फूड एंड लाइवलीहुड, फूड एंड शेल्टर। तो ये हमारा कुछ ज़्यादा अगेंस्ट जा रहा है, क्योंकि हम कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन तो ऑब्वियसली करते हैं, तो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट कैसे जा गया। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स में अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को देखें, क्या उसमें ये है कि भाई बिल्कुल भी कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ तुम नहीं कर सकते, ऐसा तो नहीं है, बस उसमें यह प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट है। ठीक है, तो फिर इसमें जाते हैं सस्टेनेंस ऑफ लाइवलीहुड एंड डिग्रेडेशन ऑफ इकोसिस्टम व्हाइल बीइंग टुगेदर एक्सेसरबेट वन अनदर। हाँ, कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहा है, लीडिंग टू कॉन्फ्लिक्ट एंड इम्बैलेंस। तो मोस्ट सूटेड अगर इन दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो ये ज़्यादा बैलेंस्ड है इन कंपैरिजन टू दिस। अगेंस्ट फंडामेंटल राइट तो बिल्कुल ही अगेंस्ट तो नहीं है। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहा है पैसे, तो हाँ कॉन्फ्लिक्ट तो है, तो सी गोज विद दिस। अब इसमें देखते हैं रिसोर्स रिच कंट्रीज नीड टू शेयर देयर रिसोर्सेज विद दोज ऑफ स्कैंट रिसोर्सेज सो एज टू प्रिवेंट डिग्रेडेशन ऑफ इकोसिस्टम। अब यहाँ पे एक कंट्री और कंट्रीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट की बात करी गई है क्या, यहाँ पे विद इन वन कंट्री की बात करी गई है कि अगर कंट्री के अंदर ही हमें कैसे रिसोर्स चेंज करने हैं, मतलब या शेयर करने हैं, तो उसकी बात करी गई है। ऐसा नहीं बोला डेवलप्ड वर्सेस डेवलपिंग कंट्री की बात नहीं आई है इसमें। ठीक है, तो ये भी हमारा गलत है, तो इसमें क्या होगा, नीदर। सिंपल है ये। ठीक है, इसमें कुछ देखना ही नहीं है, ये तो हमारा है नोट नीड्स टू कंट्री डिपेंड ऑन इकोसिस्टम, तो इसमें बोला है कि भाई नेशनल इनकम के लिए कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन जरूरी है, तो ये तो गलत हो ही जाता है, तो हमने वेरीफाई कर लिया। तो व्हाट वी हैव टू डू इज लुक एट द ऑप्शंस, उसमें एक्सट्रीम को पहले निकालो। ठीक है, और जो मोस्ट मॉडरेट है उसको तुम क्वेश्चन मार्क करो। ठीक है, फिर इससे वेरीफाई करो, पैसे से वेरीफाई करो कि हाँ भाई इसमें से कौन सा चूज हो रहा है हमारा। ठीक है, तो ये हमारी बेस्ट अप्रोच है। फिर देखते हैं इसमें स्टेटमेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। इकोनॉमीज ऑफ स्केल इज एसेंशियल फॉर ट्रांजिशन टू ग्रीन ग्रोथ। ग्रीन ग्रोथ में इकोनॉमीज ऑफ स्केल हमारी जरूरी है। देखते हैं पैसेज में क्या है। ठीक है, फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजीज प्रोग्रेस इन इज इंटेंसली लिंक्ड टू पाथ डिपेंडेंट इनोवेशन। मॉडर्न टेक्नोलॉजी जब भी हमारी बनेगी जब ये इंटेंसली लिंक्ड होगी, इंटेंसली थोड़ा एक्सट्रीम वर्ड है, स्टिल डबल क्वेश्चन मार्क। कंट्रीज विद लार्ज इकोनॉमीज आर इन बेटर पोजीशन टू अडॉप्ट ग्रीन टेक्नोलॉजीज। ये भी हमारी स्टेटमेंट ठीक लग रही है, तो क्वेश्चन मार्क राइट। टाइमिंग प्लेज ए क्रूशियल रोल इन केस ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। अब टाइमिंग थोड़ा स्पेसिफिक हो गया, अब हमें ये देखना पड़ेगा पैसेज में टाइमिंग की बात करी गई है कि नहीं करी गई, इसको भी हम क्वेश्चन मार्क मारेंगे अभी। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं एजम्पशन। अब इसमें ये नहीं देख रहे एजम्पशन पैसे से मतलब डायरेक्ट आ रही है नहीं आ रही है, हमें बस थीम ऑफ द ऐसे से मैच कर रही है कि नहीं कर रही है वो देखना है कि पाथ डिपेंडेंट ग्रीन इन्वेस्टमेंट विल इवेंचुअली मोस्ट लाइकली, तो ये मॉडरेट होगी थोड़ी सी, बेनिफिट ग्रोथ एज वेल एज पब्लिक फाइनेंसेस इन अ कंट्री लाइक इंडिया। तो पब्लिक फाइनेंस को मोस्ट लाइकली बूस्ट कर सकती है ग्रीन इन्वेस्टमेंट, तो ये हमारी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इससे लग रहा है कि हाँ ये चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा राइट मारेंगे। इफ अदर ग्रीन टेक्नोलॉजीज फॉलो द सेम पैटर्न एज दैट ऑफ सोलर एनर्जी दैट विल मोस्ट लाइकली बी एन ईजी ग्रीन ट्रांजिशन। हाँ, अगर सोलर एनर्जी में हमारी ग्रोथ हुई है, बाकी ग्रीन टेक्नोलॉजी में भी ऐसी ही ग्रोथ हो तो अच्छी बात है, या इट इज़ अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। अभी के लिए राइट मारेंगे क्वेश्चन मार्क। अब पैसेज देखते हैं अपन, पैसेज में क्या बोला गया है। द हिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सजेस्ट देयर इज ए स्टीप लर्निंग कर्व meaning that as more is produced cost fall rapidly because of the economies of scale and learning by doing। economies of scale की बात करी गई है, learning by doing की बात करी गई है, और इसमें बोला है कि अगर हम स्टार्ट करते हैं तो कॉस्ट हमारी फॉल होती है। ठीक है, अच्छी बात है। द फर्म्स ग्रीन इनोवेशन इज पाथ डिपेंडेंट, पाथ डिपेंडेंस भी आ गया, हमने देखा है ये ऑप्शन में। द मोर ए फर्म डज इट इज मोर लाइकली टू डू इन फ्यूचर। यस, कि जितना फर्म एफर्ट मारेगी उतना उसका प्रोडक्शन होगा। द स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस ऑफ दिस इज कोलैप्स इन द प्राइस ऑफ सोलर एनर्जी विच बिकम्स 90% चीपर ड्यूरिंग द
2010s, हाँ सोलर एनर्जी हमारी बहुत ज़्यादा कॉस्ट रिड्यूस हुई है, तो वी कैन टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम इट। तो हमने एजम्पशन में कुछ कुछ पढ़ा था, याद आ रहा है। फिर रिपीटेडली बूस्टिंग फोरकास्ट, मूविंग अर्ली एंड ग्रेजुअली गिव्स इकोनॉमी मोर टाइम टू एडजस्ट। अर्ली मूव करना और ग्रेजुअली मूव करना कंट्री के लिए फायदेमंद रहता है, अलाउइंग देम टू रीप बेनिफिट्स ऑफ पाथ डिपेंडेंट ग्रीन इन्वेस्टमेंट विदाउट मच डिसरप्शन। तो जल्दी अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो फायदे का सौदा रहता है। ऊपर भी ये बोला है कि जैसे सोलर एनर्जी में फायदे का सौदा रहा है, ऊपर भी ये बोला है कि अगर हमने पहले डेवलप करा तो कॉस्ट मतलब फॉल हो रही है। फिर ए लेट मोर कोयोटिक ट्रांजिशन इज कॉस्टलियर। तो टाइम की बहुत ज़्यादा बात हो रही है और ऊपर का पैसेज भी टाइम को सजेस्ट कर रहा है, तो देखते हैं। हमने देखा था टाइमिंग के बारे में। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल इज एसेंशियल फॉर ग्रीन ग्रोथ। भाई जरूरी थोड़ी ना है, बिना इकोनॉमीज ऑफ स्केल के भी हो सकती है, इसको रॉन्ग करेंगे और ये पैसे से मीट भी नहीं कर रहा है। मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इज इंटेंसली लिंक्ड टू पाथ डिपेंडेंट इनोवेशन। हाँ ये हमारा हो सकता है, लेकिन इंटेंसली, ठीक है। हम ओल्ड टेक्नोलॉजीज भी तो यूज कर सकते हैं, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात नहीं करी गई है इसने ये बात करी है कि सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी की बात करी गई है, ठीक है। तो ये पैसे से हट भी रहा है, थोड़ा टेंजेंशियल है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी में तो मतलब वो भी आ सकता है ना कि जो मतलब ग्रीन ग्रोथ को सपोर्ट नहीं कर रही है टेक्नोलॉजीज, तो ये भी हमारा एक तरीके से रॉन्ग हो गया। कंट्रीज विद लार्ज इकोनॉमीज आर इन बेटर पोजीशन टू अडेप्ट टू ग्रीन ग्रोथ। अब लार्ज इकोनॉमी स्मॉल इकोनॉमी की बात नहीं करी गई है, बात उस कंट्री की करी गई है जिसने इन्वेस्ट किया है, चाहे वो लार्ज हो चाहे स्मॉल हो। तो ये भी मुश्किल लग रहा है। टाइमिंग की बहुत ज़्यादा बात करी गई है, तो ये हमारा सही लग रहा है, ठीक है। फिर पाथ डिपेंडेंट ग्रीन इन्वेस्टमेंट इज मोस्ट लाइकली बेनिफिट ग्रोथ एज वेल एज पब्लिक फाइनेंसेस इन ए कंट्री लाइक इंडिया। हाँ उसने बोला पाथ डिपेंडेंट होना चाहिए, ग्रीन इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, और वो ग्रोथ बेनिफिट करेगी, ये भी बोला जैसे सोलर में करी थी, तो दिस इज राइट। फिर इफ अदर ग्रीन टेक्नोलॉजी फॉलो सेम पैटर्न, ये भी राइट, ठीक है, कि सोलर एनर्जी की तरह अगर फॉलो कर रहे हो तो वो लीड होगा। तो इसका बोथ आंसर मोस्ट लाइकली वी विल डू। मोस्ट लाइकली क्या, ये सही है, पॉजिटिव स्टेटमेंट और पैराग्राफ को सपोर्ट कर रही है ना। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट लॉजिकल रैशनल एंड प्रैग्मेटिक मैसेज। अब देखो लॉजिकल बोल रहा है, रैशनल बोल रहा है, प्रैग्मेटिक बोल रहा है। अब इसमें यही छांटना है कि प्रैक्टिकल हमारा कौन सा है कौन सा नहीं है, ठीक है। पहली हमारी बात आ जाती है, द मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन ऑफ स्ट्रेटेजीज टू एड्रेस टैकल क्लाइमेट चेंज इज एसेंशियली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच स्टेट। क्या पब्लिक की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, क्या सेंटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए? तो ये हमारी वैसी रॉन्ग लग रही है, प्रैग्मेटिक नहीं है। इंडिया इज टू डाइवर्स टू इम्प्लीमेंट इफेक्टिव स्ट्रेटेजी और प्रोग्राम टू एड्रेस, मतलब इंडिया नहीं कर सकता, ये बात बोल रहा है, तो ये भी हमारी प्रैक्टिकल नहीं है, इंडिया कर सकता है। इट इज बेसिकली द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। क्या यूनियन गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट की नहीं है। इसमें बोल रहा है सिर्फ स्टेट की है, इसमें बोल रहा है सिर्फ यूनियन की है, तो भाई जनता की भी तो होनी चाहिए, तो ये तो प्रैग्मेटिक नहीं लग रही है। फिर इंडिया नीड्स टू फॉर्मुलेट इफेक्टिव क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन स्ट्रेटजीज एट स्टेट रीजनल लेवल। इंडिया नीड्स टू, मतलब इसमें कुछ स्पेसिफिक नहीं बोला है, ठीक है, और ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। हाँ ये होना चाहिए, रीजनल लेवल पे होना चाहिए, अगर नहीं है तो, ठीक है। दूसरा हमारा एजम्पशन देखते हैं, ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन कैन बी लिंक्ड टू इंटीग्रेटेड विद क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन स्ट्रेटजी। कैन बी लिंक्ड टू, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, यस, ठीक है। फिर इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज आर मच मोर सीवर इन कोस्टल एंड माउंटेनियस रीजन। अब ये देखते हैं कि डिफरेंशिएट किया है इसने कोस्टल रीजन में या नहीं किया है, इस पे हमारी बात सारी टिक जाती है, ठीक है। तो इसको हम क्वेश्चन मार्क लेके चलेंगे। अगर पैसेज में बोला है कि हाँ भाई कोस्टल और इस पे फोकस किया है तो देखेंगे, वरना नहीं देखेंगे। चलो देखते हैं, पैसेज पढ़ते हैं। ईच स्टेट इन इंडिया फेसेस ए डिस्टिंक्ट सेट ऑफ चैलेंजेस रिगार्डिंग द इम्पैक्ट ऑफ वार्मिंग। हाँ हर स्टेट की अपनी अपनी चैलेंजेस हैं, बट ऑल्सो ऑफर सेट ऑफ अपॉर्चुनिटी। हर स्टेट की अपनी पॉजिटिव्स भी हैं, कि हर स्टेट में नेगेटिव पॉजिटिव है। फॉर एग्जाम्पल कोस्टल स्टेट नीड्स टू टेक एक्शन टू प्रोटेक्ट देयर शोर्स फ्रॉम सी लेवल राइज। डिस्ट्रिक्ट्स दैट आर ड्रायर नीड टू प्रिपेयर फॉर वेरिएबल मानसून प्रेसिपिटेशन। हाँ ठीक है, कि सी लेवल राइज से कोस्टल स्टेट को प्रोटेक्ट करना है, और जो जो ड्रायर डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, उनको वेरिएबल मानसून से प्रिपेयर करना है। यस, हिमालयन रीजन की भी बात करी गई है। हिमालयन रीजन हैव देयर ओन यूनिक चैलेंजेस। सेलेक्टेड पार्ट ऑफ पेनिनसुला, मतलब पेनिनसुलर इंडिया, सेंट्रल इंडिया की बात करी गई है, वो भी उसके पास भी अपॉर्चुनिटी चैलेंजेस हैं। दीज वेरियस एस्पेक्ट नीड्स टू बी कंसिडर्ड फॉर डेवलपिंग क्लियर एंड सस्टेनेबल गोल फॉर द फ्यूचर। तो इसमें क्या बात करी गई है कि हर रीजन के अपने अपने चैलेंजेस हैं,
अपनी अपनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ठीक है, और उन्हीं को यहाँ पे डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो इसमें एक पर्टिकुलर रीजन पे स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन हर रीजन के बारे में कुछ कुछ बोला गया है कि जैसे ड्राई स्टेट के बारे में बोला गया, कोस्टल के बारे में बोला गया, हिमालयन के बारे में बोला गया, पेनिनसुलर, मतलब पूरा इंडिया कवर कर लिया इन्होंने। तो अब ये देखो रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये तो कहीं नहीं आ रहा है, ईच स्टेट की तो बात नहीं करी गई है यहाँ पर। ठीक है, एसेंशियली मतलब ओवरऑल देखा गया है यहाँ पर। ठीक है, फिर इंडिया इज टू डाइवर्स टू इम्प्लीमेंट, ऐसा तो कुछ नहीं बोला गया, नेगेटिव कुछ नहीं बोला गया। फिर यूनियन गवर्नमेंट के बारे में स्पेसिफिकली कुछ नहीं बोला गया, लेकिन हाँ रीजन की अलग अलग अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से हमें स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ेंगी। तो ये हमारा जो हमने कॉमन सेंस से लगाया था वही आंसर है। अब इसमें देखते हैं, ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन कैन बी लिंक टू इंटीग्रेटेड विद क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन स्ट्रेटेजीज। तो यही बात तो बोली गई है उसने, यही बात तो बोली है कि एडेप्टेशन और मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज को हमें लिंक करना होगा प्रोडक्शन लेवल्स में। ठीक है, अब स्पेसिफिकली प्रोडक्शन लेवल इसने नहीं बोला है। ठीक है, स्टेट्स की बात करी गई है, लेकिन वो इसी कंटेक्स्ट में तो बोल रहा है कि हमें हर स्टेट के हिसाब से अलग अलग स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेंगी। तो वही चीज बोल रहा है, तो ये हमारी पॉजिटिव स्टेटमेंट है। फिर इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज आर मच मोर सीवियर, अब कंपैरिजन नहीं किया है कि हिमालयन में कम है या पेनिनसुलर में कम है। ठीक है, या फिर हमारे जो है कोस्टल एरिया उसमें ज़्यादा है, सब में चैलेंजेस हैं, इसने डिफ्रेंशिएट नहीं किया, तो ये हमारा नहीं होगा, वन ओनली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट क्रिटिकल मैसेज। अब मैसेज की बात आ रही है, तो मैसेज भी हमारा मोस्टली क्या होता है, बैलेंस्ड होता है। ठीक है, बैलेंस्ड होता है। इसमें देखते हैं कि क्या है। इंडिया पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव शुड बी अवेयर दैट पॉलिटी एंड सोशल इनइक्वालिटी एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ इनसिक्योरिटी इज द मेन सोशल प्रॉब्लम। मेन सोशल प्रॉब्लम, तो थोड़ा इसको क्वेश्चन मार्क मारेंगे रॉन्ग साइड में। इन इंडिया पॉवर्टी इज प्राइमरी रीजन फॉर सोशल इनइक्वालिटी एंड इनसिक्योरिटी, ये हो सकता है, क्वेश्चन मार्क मारेंगे। पॉवर्टी एंड सोशल इनइक्वालिटी आर इंट्रिकेटली लिंक्ड दैट दे पोज अनमैनेजेबल क्राइसिस इन इंडिया, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना, कि भाई मैनेज तो कर ही सकते हैं अपन। फिर इनसिक्योरिटी मोर देन पॉवर्टी इज द मेन इकोनॉमिक इशू दैट द गवर्नमेंट पॉलिसीज मस्ट एड्रेस, मोर देन पॉवर्टी। तो ये देखते हैं कि यार इसमें कंपैरिजन वाली बात हमारे पैसेज में बोली है कि नहीं बोली है। ठीक है, तो इसको देखते हैं, क्वेश्चन मार्क डालते हैं इसमें। तो हमारा बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन अभी ये लग रहा है, बट देखते हैं पैसेज में क्या है। फिर विद रेफरेंस टू अबव पैसेज द फॉलोइंग एजम्पशन हैज बीन मेड, पीपल अबव पॉवर्टी लाइन आर आल्सो प्रोन टू सफर फ्रॉम एंजाइटी अबाउट इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी। तो दिस सीम्स ट्रू कि पॉवर्टी जो होता है, पुअर आदमी होता है, तो उसको एंजाइटी सफर होती है इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी की, ये तो सच बात है। ठीक है, तो देखते हैं पैसेज में क्या है, लेकिन ये लग रहा है सही है, कॉमन सेंस है। फिर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी कैन रिजल्ट इन पीस एंड सोशल इक्वलिटी इन द कंट्री। अगर पॉवर्टी हम रिमूव कर दें तो सोशल इक्वलिटी आ जाएगी हमारे पास। तो क्या पॉवर्टी से ही सोशल इक्वलिटी आ जाएगी? उसके बाद हमें क्या इनइक्वलिटी वैसी कम नहीं करनी, कास्ट इनइक्वलिटी वटेवर, पॉवर्टी से सब चीज़ सॉल्व हो जाएगी? क्वेश्चन मार्क है रॉन्ग साइड में, थोड़ा सा कॉमन सेंस है। अब देखते हैं पैसेज में क्या लिखा है। इफ द सोशल इनइक्वलिटी इज मोस्ट एक्यूटली फेल्ट सोशल प्रॉब्लम इन इंडिया, इनसिक्योरिटी मोर देन पॉवर्टी, क्लियरली लिखा है इनसिक्योरिटी मोर देन पॉवर्टी, इनसिक्योरिटी मोर देन पॉवर्टी इज द मोस्ट एक्यूटली फेल्ट इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन इंडिया। तो इसमें सोशल प्रॉब्लम और इकोनॉमिक प्रॉब्लम को डिस्टिंक्ट कर दिया है। सोशल इनइक्वलिटी इज अ सोशल प्रॉब्लम एंड इकोनॉमिक इनइक्वलिटी, वो पॉवर्टी इज ए इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो यहां से देखो अनमैनेजेबल, ये तो नहीं होगा। इफ इन इंडिया पॉवर्टी इज द प्राइमरी रीजन फॉर सोशल इनइक्वलिटी, देखो पॉवर्टी इज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोल रहा है, तो सोशल से कैसे होगा? चलो फिर भी देखते हैं। बिसाइड्स दोज बिलो ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन, इवन दोज जस्ट ओवर द पॉवर्टी लाइन आर सब्जेक्ट टू मल्टीपल इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी ऑफ वेरियस काइंड। मतलब जो पुअर नहीं है, थोड़ा सा ऊपर है, मतलब लोअर मिडिल क्लास, वो भी प्रॉब्लम फेस करते हैं ड्यू टू वेल्थ, हेल्थ रिस्क, फ्लक्चुएशन, दिस दैट। मैनी गवर्नमेंट पॉलिसीज आर एक्चुअली इंटेंडेड टुवर्ड्स मिटिगेशन ऑफ दीज इनसिक्योरिटीज। ठीक है, तो हमारी सोशल इनइक्वलिटी हो गई, इकोनॉमिक प्रॉब्लम पॉवर्टी हो गई, और जो पॉवर्टी के ऊपर है हल्के से, उनको भी प्रॉब्लम होती है डिफरेंट सेक्टर्स में, इकोनॉमिक सेक्टर्स में या सोशल सेक्टर्स में। चलो ठीक है,
तो इसमें क्लियरली नहीं बोला गया क्या है, लेकिन अपन पैसेज के हिसाब से अगर जाएंगे, कॉमन सेंस के हिसाब से, तो पॉवर्टी इज द प्राइमरी रीजन फॉर सोशल इनइक्वालिटी, ये तो बात नहीं करी गई है। और प्राइमरी रीजन थोड़ा स्पेसिफिक भी हो जाता है, और सोशल प्रॉब्लम अलग बताया है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम अलग बताया है, तो ये हमारा नहीं होगा। इसमें डायरेक्टली बोला है मेन इकोनॉमिक इशू, ये बोला है कि इनसिक्योरिटी मोर देन पॉवर्टी इज द एक्यूट इकोनॉमिक प्रॉब्लम, तो सेम टू सेम बोला है इसने, तो सेम टू सेम बोला है, तो डी आंसर होगा। फिर दूसरा, पीपल अबव पॉवर्टी लाइन इज ऑल्सो प्रोन टू सफर एंग्जाइटी इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी, तो ये पॉवर्टी अबव पॉवर्टी लाइन के बारे में बोला गया है, जस्ट ओवर पॉवर्टी लाइन, तो ये तो हमारी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। फिर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी कैन रिजल्ट इन पीस एंड सोशल इक्वलिटी इन द कंट्री, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी कैन रिजल्ट इन पीस एंड सोशल इक्वलिटी। अब पीस अगर पावर इकोनॉमिक उसकी बात करता, अब इसमें देखो हेल्थ रिस्क, वेल्थ रिस्क, मार्केट फ्लक्चुएशन, जॉब रिलेटेड इनसिक्योरिटी, अब ये सोशल प्रॉब्लम तो सोशल इक्वलिटी के तहत तो नहीं है, इकोनॉमिक इक्वलिटी के तहत है, ठीक है, तो ये हमारा लग रहा है, तो हम कंफ्यूज्ड हैं कि सी होगा या वन होगा, बट गिवन द पैसेज के हिसाब से इसकी डायरेक्ट बात नहीं करी गई है, क्योंकि अलग अलग बोला गया है, सोशल प्रॉब्लम्स आर डिफरेंट एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर डिफरेंट, तो इसका हम अगर कंफ्यूजन हो तो ए मार्क करके आएंगे। हाँ, 2-3 गलत हो सकते हैं हमारे, बट मोस्ट प्रोबेबली दिस इज लुकिंग करेक्ट, कॉमन सेंस है। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द कोरोलरी, कोरोलरी क्या होता है कि उसकी एनालॉजी यहाँ पे अप्लाई हो रही है, ठीक है, जो भी पैसेज में बोला गया है, तो चलो देखते हैं। द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स परकोलेट्स डाउन मोर स्लोली टू एग्रीकल्चर सेक्टर देन इन अदर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो हुए थे वो एग्रीकल्चर को उतना फायदेमंद नहीं हुए, ये हमें पता है, क्योंकि एग्रीकल्चर ग्रोथ हमारी थोड़ी कम हुई थी, ये कॉमन सेंस से पता है, ठीक है, इसको राइट मारेंगे, क्वेश्चन मार्क मारेंगे। फिर फॉर इंडिया द ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज नॉट एज यूजफुल एज इट वॉज एक्सपेक्टेड टू बी, ग्रीन रेवोल्यूशन तो यार यूजफुल था, फूड इनसिक्योरिटी कम करी थी, तो क्वेश्चन मार्क मार के रॉन्ग मारेंगे इसको। इंडिया लैग्ड बिहाइंड अदर कंट्रीज इन एडेप्टिंग मैकेनाइज्ड एंड मॉडर्न फार्मिंग, ये भी हो सकता है, देखते हैं, कंपैरिजन किया गया है इंडिया से नहीं, सॉरी इंडिया से नहीं करा गया है। तो अर्बन टू रूरल माइग्रेशन रिजल्टेड इन स्टैग्नेंट एग्रीकल्चर सेक्टर, अब देखेंगे माइग्रेशन की बात करी है रूरल टू अर्बन की या नहीं करी है, तो इसको भी क्वेश्चन मार्क मारेंगे। The growing divergence between the fortunes of agriculture and non-agriculture economy in India could have been reduced by, कि एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर इकोनॉमी में अगर हमें डिफरेंशिएशन कम करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये बोल रहा है। एडेप्टिंग लार्ज स्केल कल्टीवेशन ऑफ कॉमर्शियल क्रॉप्स एंड वायबल कॉर्पोरेट फार्मिंग, तो कॉर्पोरेट फार्मिंग वगैरह की यहाँ पे बात करी गई है क्या, मुश्किल लग रहा है, मतलब हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन लार्ज स्केल कल्टीवेशन ऑफ कॉमर्शियल क्रॉप्स, तो क्या हम ये चाहते हैं कि कॉमर्शियल क्रॉप्स का लार्ज स्केल कल्टीवेशन हो, तो जनरली हम नहीं चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी सस्टेनेबल कंट्री है। फिर प्रोवाइडिंग फ्री इंश्योरेंस फॉर ऑल क्रॉप्स एंड हैवीली सब्सिडाइज्ड सीड्स, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी को हैवीली सब्सिडाइज, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की सब्सिडी के हम अगेंस्ट हैं, फर्टिलाइजर सब्सिडी के हम अगेंस्ट हैं, है कि नहीं। फार्म मशीनरी एट पार विद डेवलप्ड कंट्री, तो ये तो थोड़ा फार फेस्ड हो गया, तो इसको भी हम रॉन्ग मारेंगे, ये तो रॉन्ग है ही है, इसको हम क्वेश्चन मार्क मारेंगे। अब देखते हैं पैसेज में क्या है। वन ऑफ द डिसमल रियलिटीज ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिपेंडेंट इंडिया हैज बीन दैट इट नेवर एक्सपीरियंस्ड ए हाई ग्रोथ फेज अनलाइक द नॉन एग्रीकल्चर इकोनॉमी, ठीक है, एग्रीकल्चर ने उतनी हाई ग्रोथ नहीं ली है जितनी बाकी के सेक्टर्स ने ली है, सर्विस या मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। द हाइएस्ट डिकेडल ग्रोथ rate for agriculture has been just 3.5% in 1980s. After experiencing a spurt in decadal growth during 1980s, agriculture growth suffered relatively stagnation thereafter. This is in sharp contrast with non-agriculture growth with consistently increased, ठीक है, कि 1980 से 2000 के बीच में सर्विस सेक्टर बढ़ा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ा, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा स्टैग्नेट रह गया। लेकिन हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन कब आया था, 1970s 80s में आया था, ठीक है, तो उससे भी कम हो गया हमारा, उससे भी कम हो गया कब, 1990s में। तो इससे हम क्या लेके चलेंगे, 1990s में और कम हो गया, ठीक है, तो कोरोलरी क्या हो गई इसकी, ग्रीन रेवोल्यूशन वाज नॉट एज यूजफुल, नहीं, ग्रीन रेवोल्यूशन की बात नहीं करी गई है यहाँ पर ओवरऑल, क्योंकि कंट्रास्ट नहीं किया, उसने कंट्रास्ट किया 1980s टू 2000 के बीच में,
ठीक है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन हमारा 1970s में आया था, ग्रीन रेवोल्यूशन हेल्पफुल भी रहा था। तो दूसरा, इंडिया लेग्ड बिहाइंड अदर कंट्रीज इन अडेप्टिंग मैकेनाइज्ड एंड मॉडर्न फार्मिंग। तो इसमें रीजंस की बात नहीं करी गई है, इसने क्या है ना, रीजन की बात नहीं करी गई है क्यों इंडिया पीछे रह गया, तो ये मुश्किल होगा। फिर अर्बन टू रूरल माइग्रेशन की भी बात इसमें नहीं करी है। इसको देखते हैं, द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पर्कुलेट मोर स्लोली टू द एग्रीकल्चर सेक्टर देन इन अदर सेक्टर। दिस इज द मोस्ट मॉडरेट स्टेटमेंट कि अदर सेक्टर बढ़े हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा नहीं बढ़ा है, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है उसने एग्रीकल्चर सेक्टर को बेनिफिट नहीं किया है। तो अगर कंपेयर करेंगे इसमें और इसमें, बी और ए में, तो वील गो फॉर ए, क्योंकि ए इज मोर मॉडरेट एंड मोर लॉजिक, क्योंकि 1980s टू 2000 के बीच में ये हमारे रिफॉर्म्स हुए थे। इसको देखते हैं, एडेप्टिंग लार्ज स्केल कल्टीवेशन ऑफ कॉमर्शियल क्रॉप, ये तो बात नहीं करी गई है, ठीक है, मतलब कैसे करेंगे, तो कॉमर्शियल क्रॉप की बात नहीं करी गई है। तो इलेक्ट्रिसिटी, ये भी बात नहीं करी गई है, तो इसका नहीं इधर हो जाए। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल रैशनल मैसेज, मोस्ट लॉजिकल रैशनल मैसेज। तो अब ये देखते हैं कि रैशनल कौन सा नहीं है, उसको हटाते हैं। वी नीड टू फ्री द हैंडलूम इंडस्ट्री फ्रॉम लिमिटेड नैरेटिव लिंक्ड टू प्रेजर्विंग कल्चरल हेरिटेज। हैंडलूम इंडस्ट्री को कल्चरल हेरिटेज से, लिमिटेड नैरेटिव से हमें फ्री करना पड़ेगा। मे बी हमने पैसेज नहीं पढ़ा। कंटिन्यूड स्टेट सपोर्ट टू द हैंडलूम इंडस्ट्री एंश्योर्स द प्रेजर्वेशन ऑफ सम ऑफ आर ग्लोरियस आर्ट फॉर्म्स एंड, ये भी हो सकता है। फिर हाउस होल्ड यूनिट्स ऑफ द लैंडलूम सेक्टर शुड बी मॉडर्नाइज्ड एंड मेड एन इकोनॉमिकली वायबल ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री। हमें हैंडलूम को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, यस, ये भी हमें करना चाहिए। हैंडलूम प्रोडक्ट नीड टू बी कन्वर्टेड टू मशीन मेड डिजाइनर प्रोडक्ट सो एज टू मेक दम मोर पॉपुलर। अब हैंडलूम को मशीन मेड करेंगे तो यार वो कॉमर्शलाइजेशन ज़्यादा हो जाएगा, वो अपना एसेंस खो देगा, तो ये तो रॉन्ग है। फिर भी देखते हैं, विद रेफरेंस टू above passage the following assumptions have been made, there is no need for state to be involved in any manner, ये हमारा गलत है। हैंडलूम प्रोडक्ट्स आर नो लॉन्गर अपीलिंग एंड अट्रैक्टिव इन रैपिडली चेंजिंग, ये भी गलत है। इसका तो डी अभी से लगा लो, पैसेज कुछ भी हो। इन आर कंट्री हैंडलूम्स आर इक्वेटेड विद ए कल्चर दैट एंश्योर्स ए कंटिन्यूटी इन ट्रेडिशन। हाँ, ट्रेडिशन को हम बढ़ाने के लिए हैंडलूम का यूज करते हैं, ठीक है। दिस आइडिया हैज बिकम ए पार्ट ऑफ पब्लिक पॉलिसी फ्रेमिंग, ठीक है, प्रोवाइड्स ए लेजिटिमेट बेसिस फॉर स्टेट टू सपोर्ट द सेक्टर। हाँ, हम कल्चर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इसलिए हैंडलूम है और उसे स्टेट प्रमोट करती है पब्लिक पॉलिसी से, ठीक है। बट द नोशन ऑफ ट्रेडिशन इज एज ए सिंगल एंड लीनियर एंटिटी इज बीइंग स्ट्रांगली कंटेस्टेड टुडे। ट्रेडिशन को एक लीनियर एंटिटी हम नहीं मान सकते टुडे के कंटेक्स्ट में, ठीक है। द नैरेटिव डोमिनेंट इन डिफाइनिंग द culture tradition in a particular way are seen to have emerged as identities and histories of large sections. आज का जो डोमिनेंट कल्चर है ना, वो हमारा लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी क्या सोचती है उस पर डिपेंडेंट करता है, ठीक है। द डिस्काउंटेड एंड एट टाइम्स फोर्सफुली स्टाइफल्ड आइडेंटिटीज आर फाइटिंग फॉर ए राइटफुल प्लेस इन हिस्ट्री। तो जो छोटी सोसाइटी है, मतलब डोमिनेंट जो हमारा कल्चर है वो डोमिनेट कर रहा है, लेकिन जो सब कल्चर है, मतलब जो छोटे छोटे कल्चर्स हैं या ट्राइबल कल्चर आप मान लो, वो उतना फ्लरिश नहीं कर पा रहा है, उसे राइटफुल प्लेस नहीं मिल रहा है। अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप व्हेन वी प्रोमोट हैंडलूम एज ए ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, इट इज नॉट सरपासिंग दैट लार्ज सेक्शन ऑफ आवर पॉपुलेशन चूज टू इग्नोर इट। क्योंकि लार्ज पॉपुलेशन हमारा मतलब ओवरऑल कल्चर पे डिपेंडेंट करता है, इसलिए ये जो छोटे छोटे मतलब हमारे हैंडलूम्स हैं वो उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पा रहे हैं। लेस पॉपुलैरिटी की बात हो रही है यहाँ पर। क्यों लेस पॉपुलर है? क्योंकि हमारा जो डोमिनेंट कल्चर है वो इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, लेस डोमिनेंट कल्चर को, ठीक है, जो मोर डोमिनेंट कल्चर है, ठीक है। अब देखते हैं कौन सी स्टेटमेंट सूट कर रही है। वी नीड टू फ्री हैंडलूम इंडस्ट्री फ्रॉम लिमिटेड नैरेटिव लिंक टू प्रेजर्विंग कल्चरल हेरिटेज, ये लग रहा है, यस। कंटिन्यूड स्टेट सपोर्ट टू हैंडलूम एंश्योर्स प्रेजर्वेशन ऑफ सम और ग्लोरियस आर्ट, ये तो नहीं लग रहा है, ठीक है। हैंडलूम यूनिट्स मॉडर्नाइजेशन की बात नहीं करी गई है यहाँ पर, ठीक है। हैंडलूम नीड्स टू बी कन्वर्टेड टू मशीन मेड, ये भी बात नहीं करी गई है, ठीक है। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन हमें ज़्यादा, हम ए पे टिल्टेड है, बी को देख लेते हैं। कंटिन्यू टू सपोर्ट हैंडलूम एंश्योर्स प्रेजर्वेशन ऑफ सम और ग्लोरियस आर्ट एंड फॉर्म्स, नहीं। इसमें नैरेटिव की बात करी गई है, डोमिनेंट नैरेटिव और
लेस डोमिनेंट नैरेटिव की बात करी गई है, तो मोस्ट लॉजिकल तो हमारा ए ही लग रहा है। ठीक है, तो पैसेज के हिसाब से भी हमने दो को तो रिमूव कर दिया, ये भी हमारा थीम के हिसाब से नहीं लग रहा है। ऐसे की थीम क्या थी, नैरेटिव वाली थी, तो हमारा ए ही आंसर इसका लग रहा है। और नो नीड फॉर स्टेट, ये तो नहीं करी गई है बात, और ये भी नहीं करी गई है बात, तो डी आंसर है। ठीक है, और एजम्पशन वाले तुम देखो, इसमें एजम्पशन वाले ज़्यादा आसान है। आप एजम्पशन से घबरा जाते हो, लेकिन एजम्पशन वाले देखो तो ज़्यादा आसान है इस वाले पेपर में। फिर आगे हमारा ये, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द सेंट्रल आइडिया कन्वेड टू द पैसेज, इंडिया डज नॉट हैव इनफ रिसोर्सेज फॉर प्रमोटिंग क्वालिटी एजुकेशन इन द यूनिवर्सिटी। ये तो गलत है, इंडिया के पास रिसोर्सेज नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग इन द कंट्री शुड नॉट बी अंडर कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, शुड नॉट बी अंडर कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, ये हो सकता है, लेकिन फिर भी रॉन्ग साइड में लग रहा है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की हमारी बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऑलरेडी चल रही हैं। क्लासरूम अप्रोच टू हायर एजुकेशन शुड बी डन अवे विद, ये भी मुश्किल लग रहा है। क्लासरूम नीड्स टू बी री इमेजिन्ड एंड टीचिंग नीड्स टू बी री इन्वेंटेड, ये हमारा मोस्ट लॉजिकल अभी से लग रहा है हमने पढ़ा भी नहीं पैसेज। ठीक है, अब इसको देखते हैं एजम्पशन को। हायर एजुकेशन इज ए कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग सब्जेक्ट दैट नीड्स टू अलाइन टू न्यू डेवलपमेंट्स इन ऑल स्फेयर्स ऑफ सोसाइटी। हर सोसाइटी के स्फेयर्स में न्यू डेवलपमेंट हो रही हैं, इसलिए हमें एजुकेशन को क्या करना है, रीअलाइन करना है। तो इट इज़ गुड, मतलब होना चाहिए ये चीज़, चाहे ऑल स्फेयर्स ऑफ सोसाइटी हो। यस, एजुकेशन तो हमारे हर स्फेयर में जरूरी है ना। फिर इन आर कंट्री सफिशिएंट फंड्स आर नॉट एलोकेटेड फॉर प्रोमोटिंग हायर एजुकेशन, ये देखना है कि बात करी गई है कि नहीं करी गई है फंड्स की। देखते हैं, इन आर कंट्री रिग्रेटिवली टीचिंग एंड लर्निंग फॉर एग्जामिनेशन हैव बीन आर फोर्टे, बट न्यू डिमांड्स ऑफ सोसाइटी एंड फ्यूचर ऑफ वर्क रिक्वायर्स क्रिटिकल इंडिपेंडेंट थिंकिंग। ठीक है, पहले से हम करते आ रहे हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी चेंज हो रही है, इससे एजुकेशन भी चेंज होनी चाहिए, इस तरह की बात हो रही है। लर्निंग बाई डूइंग करना चाहिए, क्वेश्चन आस्क करने चाहिए, मल्टीडिसिप्लिनरी होना चाहिए फला, और हमारा आर्टिकुलेशन बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए। यस, हायर एजुकेशन शुड नॉट ईदर बी ए मेयर सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी और ए पैसिव रेस्पोंडेंट टू पब्लिक मूड, कि वो गवर्नमेंट पॉलिसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, पब्लिक मूड पे भी डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, मेयर सर्वेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, सर्वेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन सपोर्ट ना हो, इसकी तो बात नहीं करी गई है। हायर लर्निंग इज ऑल अबाउट हाउ टू थिंक रादर देन व्हाट टू थिंक, टीचिंग हैज टू बी री इन्वेंटेड। तो अब ये देखो ऑप्शंस, फंड की बात नहीं करी गई है, शुड नॉट बी, ये तो बिल्कुल एक्सट्रीम हो गया, नहीं इसकी बात नहीं करी गई है। डन अवे विद की भी बात नहीं करी गई है। री इन्वेंटेड, री इमेजिन्ड, ये बात करी गई है। तो मोस्ट लॉजिकल क्या हो गया हमारा, डी हो गया। फिर इसमें क्या, हायर एजुकेशन इज कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग, ये बात करी गई है, फंड की बात नहीं करी गई है, तो हमारा 1 हो गया। कितना आसान था, कोई दिक्कत थी इसमें। इसको देखते हैं, क्रक्स पूछ रहा है वही मैसेज वगैरह। देयर इज ए अर्जेंट नीड फॉर पब्लिक पॉलिसी टू प्रमोट कंजम्पशन ऑफ सीरियल बेस्ड फूड इन वेल्दियर सोसाइटीज। वेल्दी सोसाइटी है, उसमें सीरियल बेस्ड फूड को प्रमोट करना है, मुश्किल लग रहा है, चलो देखते हैं। एनिमल बेस्ड फूड इज फार लेस एफिशिएंट देन ग्रेन प्लांट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एंड यूटिलाइजेशन। देखते हैं पैसेज की क्या थीम है, क्वेश्चन मार्क डालते हैं। प्लांट बेस्ड प्रोटीन शुड रिप्लेस एनिमल बेस्ड प्रोटीन, शुड रिप्लेस कर देना चाहिए क्या प्रॉपर, तो ये भी कुछ ज़्यादा ही वीगन टाइप की बात हो गई। ठीक है, अब देखते हैं पैसेज में वीगनिज्म को प्रमोट किया गया है कि नहीं किया गया है। इनइक्वालिटी इन फूड प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन इज इनएविटेबल, ये तो गलत हो गया, कि ये हो ही जाएगी, इनइक्वालिटी तो होनी ही है, ये तो गलत हो गया। तो देखते हैं हमारा इसमें क्या रहता है, बी और सी में ही कंफ्यूजन लग रही है। फिर एजम्पशन की बात करी गई है, फूड मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन एवरी कंट्री शुड अलाइन देयर ऑब्जेक्टिव एंड प्रोसेस इन अकॉर्डिंग विद द चेंजिंग नीड्स ऑफ सोसाइटी। तो सोसाइटी की चेंजिंग नीड्स के हिसाब से फूड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग हमारी चेंज होनी चाहिए। पॉजिटिव लग रही है वैसे तो स्टेटमेंट। वेल्दियर सोसाइटी टेंड टू इनकर ग्रेट लॉस ऑफ कैलोरी ऑफ फूड मटेरियल ड्यू टू इनडायरेक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ देयर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। वेल्दियर सोसाइटी ग्रेट लॉस ऑफ कैलोरी कर रही है कि नहीं कर रही है, इसकी बात करी गई है या नहीं करी गई, क्वेश्चन मार्क डालते हैं, ना राइट ना रॉन्ग। ठीक है, तो देखते हैं अब पैसेज में क्या है। इफ देयर इज इनइक्वालिटी इन द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ देयर इज ग्रेटर इनइक्वालिटी इन फूड प्रोडक्शन एंड यूटिलाइजेशन, मतलब इनइक्वालिटी है। एज सोसाइटी बिकम वेल्दियर की बात हो रही है, देयर कंजम्पशन ऑफ एनिमल प्रोडक्ट इंक्रीजेज, एनिमल प्रोडक्ट इंक्रीज हो जाता है।
दिस मीन्स दैट ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ सच बेसिक फूड स्टफ एज ग्रेन्स एंड लेग्यूम्स दैट कुड फीड ह्यूमन डायरेक्टली इज इंस्टेड बीइंग कन्वर्टेड इनटू फीड फॉर पोल्ट्री। हाँ, मतलब जो ग्रेन हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हम ह्यूमंस को डायरेक्टली ना खिला के जानवरों को खिला रहे हैं। येट दिस कन्वर्जेशन प्लांट बेस्ड फूड इनटू एनिमल फूड फॉर ह्यूमंस इज फार फ्रॉम एफिशिएंट। और ये जो कन्वर्जन है कि पहले हम एनिमल को खिलाते हैं फिर हम एनिमल को खाते हैं, ये बहुत कम एफिशिएंट है। इससे 16% कैलोरीज ही हम रिकवर कर पाते हैं जो चिकन्स ने लिए हैं। ठीक है, दिस कन्वर्जेशन रेट गोज डाउन टू 5 to 7%, तो और भी कम हो जाता है अगर हम बड़े एनिमल की बात करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये प्रोमोट कर रहा है वेजिटेरियनिज्म को इन व्हाट कंटेक्स्ट कि भाई हमारी एफिशिएंसी कम हो रही है, और एफिशिएंसी कम हो रही है स्पेशली इन द वेल्दियर सोसाइटीज। अब देखते हैं स्टेटमेंट्स को कि कहाँ सही कर रही है। देयर इज एन अर्जेंट नीड, अर्जेंट नीड गलत हो गया, ये अर्जेंट नीड की तो कहीं बात नहीं हो रही है। एनिमल बेस्ड फूड इज फार लेस एफिशिएंट देन ग्रेन ब्लड फूड इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एंड यूटिलाइजेशन। यस, एनिमल वर्सेस प्लांट की तो बात हो रही है, तो ये हमारी स्टेटमेंट करेक्ट लग रही है। प्लांट बेस्ड प्रोटीन शुड रिप्लेस, अब रिप्लेसमेंट की बात उसने नहीं करी है कि कंप्लीटली रिप्लेस कर दो, ये तो नहीं बोला है, लेकिन लेस एफिशिएंट तो बात आई है, तो हमारा बी होगा। ठीक है, अब आंसर की में जो दे रखा है मेरा, आप मान लो मेरे हमेशा सही होते हैं, मैं जितने करके आता हूँ उतने सही होते हैं, गलत नहीं होते मेरे, तो यही आपकी की भी है। कॉम्प्रिहेंशन में मेरा बिल्कुल तुक्का फिट बैठता है एकदम। द फूड मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन एवरी कंट्री शुड अलाइन देयर ऑब्जेक्टिव एंड प्रोसेस इन अकॉर्डिंग विद चेंजिंग नीड ऑफ सोसाइटी। ये तो बात नहीं करी गई है, ये तो बल्कि क्रिटिसाइज कर रहा है कि वेल्दियर सोसाइटी में एनिमल फीड ज़्यादा, मतलब एनिमल को ज़्यादा खाते हैं। ठीक है, तो उसको तो नेगेटिव लाइट में दिखा रहे हैं, तो ये तो गलत है ना, कि भाई अगर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में हम एनिमल का बढ़ावा दें तो पैसे के अगेंस्ट हो जाएगा, तो ये तो गलत हो गया। वेल्दियर सोसाइटी टेंड टू इनकम ग्रेट लॉस ऑफ कैलोरी ऑफ फूड मटेरियल ड्यू टू इनडायरेक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ देयर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। इनडायरेक्ट यूटिलाइजेशन हो रहा है, यस, कैसे कि एनिमल को खिला रहे हैं फिर एनिमल को हम खा रहे हैं, तो ये तो सही बात है। और वो ग्रेट लॉस कर रही है कैलोरी में, तो ये तो बोला है ना उसने कि भाई 16% ही रिकवर हो पा रहा है, 7% ही रिकवर हो पा रहा है, ये तो बोल रहा है पैसेज में, तो ये हमारा सही है, तो 2 ओनली। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया क्या है? मूविंग टू नेट जीरो कार्बन इज पॉसिबल ओनली बाई यूट, ये तो नहीं होगा। लो कार्बन बिहेवियर इन पीपल कैन बी बॉट अबाउट बाई इंसेंटिवाइजिंग देम। कैन बी बॉट, ये लग रहा है कि अगर पीपल को इंसेंटिवाइज करेंगे तो उनका लो कार्बन बिहेवियर हमारा होगा। फिर भी पैसे देखते हैं, लेकिन ये लग रहा है हाई चांसेस है। चीपर फूड एंड सर्विसेज कैन बी मेड अवेलेबल टू पीपल बाय यूजिंग लो कार्बन टेक्नोलॉजी। अब ये देख रहे हैं कि लो कार्बन टेक्नोलॉजी से कॉस्ट ऑफ फूड को लिंक करा गया है पैसेज में या नहीं करा गया है, क्वेश्चन मार्क। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री दैट यूज लो कार्बन टेक्नोलॉजी शुड बी प्रोवाइडेड विद सब्सिडी। अब सब्सिडी देने की बात करी गई है या नहीं करी गई है वो भी देखेंगे पैसेज में। एजम्पशन देखते हैं। सप्लाई साइड इन्वेस्टमेंट इन कंपनीज कैन रिजल्ट इन लो कार्बन बिहेवियर इन पीपल। सप्लाई साइड इन्वेस्टमेंट इन कंपनीज कैन रिजल्ट इन लो कार्बन बिहेवियर इन पीपल। देखते हैं इन्वेस्टमेंट जो है वो लो कार्बन बिहेवियर को सपोर्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, ये लग रहा है पॉजिटिव है। पीपल आर नॉट कैपेबल ऑफ अडेप्टिंग, नॉट कैपेबल गलत है, पर पढ़ो मत पढ़ो, ये गलत है। Over the 30 years, many countries are promising to move to net zero carbon. हाँ, हर कंट्री जीरो कार्बन पे जा रही है, implying that household emission will have to be cut to close to nothing. Household emission हमें जीरो करने पड़ेंगे, yes. The leading climate scientist reckons that at best the half the reduction might be achieved through demand side measures. मतलब 50% रिडक्शन होगा डिमांड साइड से, सच एज बिहेवियरल चेंजेस बाय इंडिविजुअल्स एंड हाउसहोल्ड। बिहेवियरल चेंज से 50% रिडक्शन होगा। इवन दैट वुड रिक्वायर कंपनीज एंड गवर्नमेंट टू प्रोवाइड मोर इंसेंटिव टू चेंज थ्रू सप्लाई साइड इंटरवेंशन। मतलब अगर हमें बिहेवियरल चेंज भी करना है, मतलब डिमांड साइड में मतलब अगर हमें चेंजेस लाने हैं तो भी हमें सप्लाई साइड इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा टू मेक लो कार्बन ऑप्शन चीपर, लो कार्बन ऑप्शन चीपर एंड मोर
वाइडली अवेलेबल, मोर वाइडली अवेलेबल हमें लो कार्बन ऑप्शन को करना पड़ेगा। किस चीज़ के लिए करना पड़ेगा? बिहेवियर चेंज के लिए करना पड़ेगा। तो हमारा क्रक्स क्या है? क्रक्स इसमें यह है कि हमें लोगों का बिहेवियर चेंज करना है, और वो कैसे भी हम करें। हाउस होल्ड्स बिहेवियर चेंज करना है, हाउस होल्ड एमिशन हमें कम करने हैं, वो डिमांड साइड से होंगे, सप्लाई साइड से होंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या है। इज पॉसिबल ओनली बाई, ये तो गलत है, क्योंकि ओनली बाई मतलब 50% ही हो रहा है ना बिहेवियर से, 50% तो बाकी है। फिर लो कार्बन बिहेवियर इन पीपल कैन बी बॉट अबाउट बाई इंसेंटिवाइजिंग देम, ये अभी भी लग रही है स्टेटमेंट सही है। चीपर गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी मेड अवेलेबल टू पीपल यूजिंग लो कार्बन, तो चीपर गुड हमारा मतलब मुद्दा नहीं है। मुद्दा क्यों नहीं है? मुद्दा इसलिए नहीं है क्योंकि चीपर गुड हमारा टारगेट नहीं है। टारगेट क्या है हमारा? लो कार्बन टेक्नोलॉजी को प्रोड्यूस करना थ्रू बिहेवियरल चेंजेस। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री दैट यूज लो कार्बन टेक्नोलॉजी शुड बी प्रोवाइडेड विद सब्सिडीज, ये लग रहा है। ठीक है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात हो रही है स्पेसिफिकली, ये कुछ ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं हो गया हमारा, ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं हो गया। और सब्सिडी की स्पेसिफिकली बात नहीं करी गई है, इंसेंटिवाइजेशन की बात करी गई है। अब इंसेंटिव में क्या सिर्फ सब्सिडी आता है क्या? मुश्किल है। हमारा यही लग रहा है, बी ही आंसर है इसका। फिर सप्लाई साइड इन्वेस्टमेंट इन कंपनीज कैन रिजल्ट इन लो कार्बन बिहेवियर। यस, सप्लाई साइड इंसेंटिव देने चाहिए, उससे क्या होगा? हमारा बिहेवियर लो कार्बन रहेगा, ये लग रहा है। पीपल आर नॉट कैपेबल ऑफ अडेप्टिंग विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गवर्नमेंट इन कंपनीज, ये तो नहीं है। पीपल खुद से भी अपनी सोच से भी कर सकते हैं, ये आइडिया नहीं है। तो 1 इज द करेक्ट आंसर, ए ओनली। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल रैशनल प्रैक्टिकल? लॉजिकल रैशनल प्रैक्टिकल, ग्रीन इकोनॉमी इज नॉट पॉसिबल, गलत है। एवरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी शुड एडेप्ट द रीयूज ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज इमीडिएटली, इमीडिएटली की बात करी गई है, मुश्किल लग रहा है। सर्कुलर इकोनॉमी कैन बी बेनिफिशियल फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ, यस, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, होनी चाहिए। सर्कुलर यूज ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज इज द ओनली ऑप्शन, ये भी गलत है। भाई पैसेज पढ़ना ही नहीं है, आंसर इसका यही है, क्योंकि तीनों बाकी के एक्सट्रीम है। फिर भी देख लेंगे एक बार, फिर भी देख लेंगे एक बार। विद रेफरेंस टू अबव पैसेज, ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज आर एग्जांपल ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी। देखते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ इज कंपैटिबल विद सर्कुलर यूज ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। इकोनॉमिक ग्रोथ अगर हम सर्कुलर यूज कर रहे हैं तो भी पॉसिबल है, यस, ये तो हमारा करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। देखते हैं पैसेज क्या बोल रहा है। इन ओनली 50 ईयर वर्ल्ड कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल हैज क्वाड्रिपल, हाँ रॉ मटेरियल की 4 गुना कंजम्पशन बढ़ गई है, तो मोर देन 100 बिलियन टन का हम यूज़ कर रहे हैं, लेस देन 9% दैट आर यूज्ड। और रीयूजेशन हमारा कम हो रहा है, 9% के आसपास ही रीयूज हो रहा है, तो उसे हमें बढ़ाना है ऑब्वियसली। बैटरीज ऑफ ओल्ड व्हीकल कंटेन मटेरियल, मतलब बैटरी ओल्ड व्हीकल में ये कर रही है। सप्लाई चेन आर लॉन्ग and complicated, yes. Buyer risks are being aggravated by their supplier poor environment and labor standard. हाँ, लेबर स्टैंडर्ड को नहीं है, एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड पुअर है, जिससे रिस्क बढ़ जाता है। रीयूजिंग मटेरियल मेक सेंस कर रहा है। वंस बैटरी रीच टू एंड ऑफ देयर लाइव्स दे शुड गो बैक टू फैक्ट्री वेयर देयर इंग्रेडिएंट्स कैन बी रिकवर्ड एंड पुट इनटू न्यू बैटरीज। तो इसमें हमें क्या पता लग रहा है? हमें पता लग रहा है कि बैटरीज को हमें वो करना है, रिसाइकल करना है। और रिसाइकल सिर्फ इसमें नहीं, इसमें बोल रहा है सारे चीज़ों को रिसाइकल करना है, मतलब 9% हो रही है, तो ये हमारी 70-80% तक जानी चाहिए, कॉमन सेंस ये कहती है। अब पैसेज को वापस से देखते हैं, ठीक है। हमें सप्लाई चेंज को रीअसेस करना है, ठीक है, जिससे कि हमारी रीयूज बढ़े। नॉट, ये तो गलत बोल रहा है। एवरी सेक्टर इकोनॉमी शुड अडेप्ट टू रीयूज ऑफ मटेरियल, इमीडिएटली की बात नहीं हो रही है। Circular economy can be beneficial for sustainable growth. Yes. Yes. So this is the most moderate statement among all. Automobile factories are examples of circular economy. हाँ, उसने ऑटोमोबाइल फैक्ट्री का एग्जांपल दिया है ना, तो और वो सर्कुलर इकोनॉमी बोली है कि भाई बैटरी को रिसाइकल कर सकते हैं, तो यस ये एग्जांपल दे रखा है पैसेज में। इकोनॉमिक ग्रोथ इज कंपैटिबल विद, हाँ ये भी दे रखा है, तो इसको हम बोथ मार्क करेंगे। हमें रूल लगाने ही नहीं है, वैसे ही हो रहे हैं हमारे आंसर। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द सेंट्रल आइडिया? देखते हैं, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एडवर्सली अफेक्ट्स द प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप। सही बात है, करता है, लेकिन ऑल द टाइम करेगा? फ्रांस वगैरह में तो ग्लोबल वार्मिंग से प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि वो गर्म हो रहे हैं ना इलाके, ठंडे इलाके। तो देखते हैं फिर भी
आर टोटल डिपेंडेंस ऑन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स एंटेल्स पॉसिबल फूड इनसिक्योरिटी। क्या हम टोटल डिपेंडेंट हो रहे हैं उस पर? फिर भी देखते हैं। आर फूड सिक्योरिटी शुड नॉट डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी अलोन। ये भी राइट स्टेटमेंट है देखा जाए तो, फिर भी मतलब क्वेश्चन मार्क है। जेनेटिकली होर्न क्रॉप शुड बी रिप्लेस्ड विद देयर वाइल्ड वेराइटीज इन आर प्रेजेंट कल्टीवेशन प्रोसेस। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड को रिप्लेस कर दो वाइल्ड वेराइटी से, तो ये यूपीएससी के हिसाब से थोड़ा रेयर लग रहा है। अब देखते हैं कंपैरिजन की बात करी गई है कि नहीं करी गई है। एजम्पशन वाला देखते हैं। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज कैन रिजल्ट इन माइग्रेशन ऑफ सेवरल प्लांट डिजीज टू न्यू एरियाज। प्लांट डिजीज एक एरिया से दूसरी एरिया में जा रही है क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो ये जनरली भी होता है, पैसेज हो चाहे ना हो, लेकिन देखते हैं कि पैसेज में दिया है कि नहीं दिया है। साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि जब भी तो एजम्पशन मानेंगे पैसेज की। साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वाइल्ड रिलेटिव्स ऑफ आर प्रेजेंट क्रॉप वुड इनेबल अस टू स्ट्रेंथन फूड सिक्योरिटी। हाँ, साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए और वाइल्ड रिलेटिव की भी होनी चाहिए, ताकि हम मतलब जो कोर सीड है उसको पता लगा सकें। ये भी हमारा सही लग रहा है, फिर भी देखते हैं पैसेज में है कि नहीं है। It is hard to predict how changes in climate and atmosphere chemistry will affect the prevalence or virulence of agriculture disease. ये बहुत मुश्किल है कि क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उससे क्रॉप्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है, कितनी क्रॉप्स की डिजीज पे क्या इम्पैक्ट। देयर इज अ रिस्क दैट सच चेंजेस विल मेक सम प्लांट इन्फेक्शियस मोर कॉमन इन ऑल क्लाइमेटिक जोन्स, परहैप्स कैटास्ट्रोफिकली सो। रिस्क है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से इन्फेक्शन बढ़ते हैं, इन ऑल क्लाइमेटिक जोन्स बढ़ते हैं, ठीक है, मोर कॉमन हो जाते हैं इन्फेक्शन क्लाइमेट चेंज की वजह से। फिर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज दैट सेंचुरीज ऑफ सेलेक्टिव ब्रीडिंग हैव रिफाइंड जीनोम्स ऑफ मोस्ट हाई वैल्यू क्रॉप्स। ठीक है, तो जीनोम रिफाइन हो गए हैं सबके, दे आर स्पेक्टेकुलर इन ग्रोइंग इन टूडेज कंडीशन बट जेनेटिक वेरिएशन दैट आर नॉट इमीडिएटली यूजफुल फॉर देम टू बी ब्रेड आउट। हाँ, चलो जेनेटिकली मॉडिफाई हो चुकी हैं क्रॉप्स ज़्यादातर और वो हेल्प करती हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी है। दिस इज गुड फॉर यील्ड्स, हाँ प्रोडक्टिविटी अच्छी है, बट बैड फॉर कोपिंग एंड चेंजेस। हाँ, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं वो अडेप्ट नहीं कर पा रही क्लाइमेट चेंज के हिसाब से, ठीक है, कोप नहीं कर पा रही। ए माइनर डिजीज एंड इवन एन अननोन वन कुड सडनली रैम्पेज थ्रू जेनेटिकली होर्न क्रॉप्स। मतलब जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं उसमें एक बीमारी भी आ गई ना तो सारी क्रॉप्स को मतलब ख़त्म कर देगी। क्यों? क्योंकि हम मोनो टाइप की क्रॉप्स कर रहे हैं, मोनो टाइप की क्रॉप्स कर रहे हैं कि व्हीट की वैरायटी है तो बहुत पूरे भारत में एक ही व्हीट की वैरायटी है, तुम्हारे पास वैरायटी नहीं है। तो यहाँ पे वैरायटी की बात हो रही है। क्यों वैरायटी की बात हो रही है? क्योंकि हमें क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट फाइटिंग करनी है और क्लाइमेट चेंज जो है नुकसान पहुंचा रहा है क्रॉप्स को, ठीक है। अब देखते हैं इसमें, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एडवर्सली इफेक्ट्स द प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप्स। सही लग रहा है। आर टोटल डिपेंडेंस ऑन जेनेटिक एंड इज पॉसिबल फूड। टोटल डिपेंडेंस तो हमारी नहीं है, तो ये थोड़ी एक्सट्रीम हो गई। आर फूड सिक्योरिटी शुड नॉट डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी अलोन। रिप्लेसमेंट की भी बात नहीं हो रही है, मतलब उसमें बैलेंस की बात हो रही है, तो ये भी नहीं है। तो हम कंफ्यूज हो गए सी और ए में, सी और ए में कंफ्यूज हो गए। तो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एडवर्सली इफेक्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप, इसकी बात कर रहा है, लेकिन आर फूड सिक्योरिटी शुड नॉट डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी अलोन, इसकी भी बात कर रहा है। तो इसमें देखते हैं कि इन ऑल केसेस डज इट एडवर्सली इफेक्ट। इट इज हार्ड टू प्रेडिक्ट हाउ चेंजेस इन क्लाइमेट, तो हार्ड टू प्रेडिक्ट, तो ये हमारी टेंजेंशियल लग रही है क्योंकि इसके अगेंस्ट भी एक स्टेटमेंट आई है, पहली चीज। दूसरी चीज इसमें हमें ये लग रहा है कि नॉट इन ऑल केसेस, नॉट इन ऑल केसेस, नॉट इन ऑल केसेस, ओनली इफ वी हैव जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, है ना, टोटल, तब जाके ये थोड़ा रिस्क हमारा बढ़ाता है। तो ये हमारी थोड़ी एक्सट्रीम लग रही है इन कंपैरिजन टू दिस, तो वील गो फॉर सी, वील गो फॉर सी। फिर ग्लोबल क्लाइमेट चेंज कैन रिजल्ट इन मिटिगेशन माइग्रेशन ऑफ सेवरल प्लांट डिजीजेस टू न्यू एरियाज। ये तो बोल रहा है कि ऑल एरिया में हमारी फैल जाती है, तो वाइल्ड वेराइटी आर प्रेजेंट वुड इनेबल अस टू, हाँ ये भी बात बोल रहा है। और ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये हमारी जो आंसर है इसका, इसके पक्ष में भी जा रही है।
फिर हम करते हैं इसको, विदाउट अपोजिशन पार्टीज द एडमिनिस्ट्रेशन इन डेमोक्रेसी गेट्स टू बिकम मोर रेस्पॉन्सिबल। ये तो गलत है स्टेटमेंट, ओपोजिशन पार्टी तो चाहिए भाई। डेमोक्रेसी नीड्स टू हैव रेवोल्यूशनरीज इन अपोजिशन टू कीप द गवर्नमेंट अलर्ट। रेवोल्यूशनरी होने चाहिए, मुश्किल लग रहा है, क्वेश्चन मार्क। रूलर्स इन ए डेमोक्रेसी नीड्स द सपोर्ट ऑफ अपोजिशन फॉर देयर पॉलिटिकल सर्वाइवल। अपोजिशन का सपोर्ट चाहिए रूलर को सर्वाइवल के लिए, हो सकता है। राइट रॉन्ग करते हैं। इन अ डेमोक्रेसी द अपोजिशन इज इंडिस्पेंसिबल, मतलब हाँ अपोजिशन चाहिए ही चाहिए फॉर बैलेंस ऑफ पॉलिटिकल पावर एंड गुड गवर्नेंस। तो दिस इज मोस्ट लॉजिकल, इसमें नेगेटिव नहीं है कुछ। और जरूरी है, बिना अपोजिशन के तो डेमोक्रेसी होगी नहीं ना, तो इंडिस्पेंसिबल ही हो गया। तो ये थोड़ा एक्सट्रीम लग रहा होगा लेकिन जरूरी है भाई, ये कॉमन सेंस के हिसाब से। एजम्पशन देखते हैं, इन डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन इज रिक्वायर्ड ओनली इफ हेड ऑफ गवर्नमेंट इज इंडिफरेंट। अदरवाइज नहीं चाहिए क्या? गलत है। द मोर एग्रेसिव द अपोजिशन द बेटर इज द गवर्नेंस इन द डेमोक्रेसी। जितना अपोजिशन एग्रेसिव रहेगा, एग्रेसिव क्यों? सपोर्टिव रहना चाहिए ना, बैलेंस्ड रहना चाहिए। चलो फिर भी देखते हैं पैसेज में क्या बोला है। ए गुड स्टेटमेंट लाइक एनी अदर सेंसिबल ह्यूमन बीइंग लर्न फॉर मोर फ्रॉम हिज अपोनेंट्स फ्रॉम देयर फर्मेंट। लर्न करता है अपने अपोनेंट से। फॉर हिज सपोर्टर विल पुश हिम टू डिजास्टर अनलेस हिज अपोनेंट शो हिम द राइट पाथ। डेंजर्स आर, ठीक है। इफ ही often pray to be believed from his friend because they will ruin him, but though it hurts he ought to pray never to left without his opponents। मतलब उसको प्रे करना चाहिए कि वो अपोनेंट के बिना ना रहे। फॉर दे कीप हिम ऑन द पाथ ऑफ रीजन एंड गुड सेंस। अपोजिशन जरूरी है उसको अच्छा सोचने के लिए, अगर वो कुछ गलत कर रहा है उसको याद दिलाने के लिए कि तुम कुछ गलत कर रहे हो। द नेशन यूनिटी of free people depends upon the sufficiently even balance of political power to make it impractical for administration to be arbitrary and for opposition to be revolutionary and irreconcilable। हाँ, द नेशनल यूनिटी ऑफ फ्री पीपल होना चाहिए, बट इट डिपेंड्स ऑन सफिशिएंटली इवन बैलेंस ऑफ पॉलिटिकल पावर की बात करी गई है यहाँ पर, टू मेक इट impracticable for administration or to be arbitrary and for opposition to be revolutionary and irreconcilable। ठीक है, तो इसमें यह बात करी गई है कि बैलेंस ऑफ पॉलिटिकल पावर होना चाहिए, ऐसा ना हो कि आर्बिट्रेरीनेस हो जाए या फिर जो अपोजिशन है वो रेवोल्यूशनरी हो जाए या इररिकंसीलेबल हो जाए। तो रेवोल्यूशनरी नहीं होना चाहिए ऐसा बोला इसने। तो यह भी गलत है। नीड्स टू हैव रेवोल्यूशनरी इन अपोजिशन पार्टी, ये भी गलत है, उसके अगेंस्ट वार्न किया है इसने, आर्बिट्रेरीनेस के अगेंस्ट। नीड्स द सपोर्ट ऑफ अपोजिशन फॉर पॉलिटिकल सर्वाइवल, ये लग रही है लेकिन पॉलिटिकल सर्वाइवल की बात नहीं करी गई है। अपोजिशन इज इंडिस्पेंसिबल फॉर बैलेंस की बात करी गई है। स्ट्रॉन्ग अपोजिशन रिक्वायर्ड ओनली इफ, ये तो नहीं है। द मोर एग्रेसिव अपोजिशन द बेटर द गवर्नेंस, ऐसा तो नहीं बोला गया, इसने बैलेंस की बात करी है। इसका हो गया डी। आगे बढ़ते हैं। Which one of the following statement best reflect the critical message conveyed by the author? Corporate capitalism is important for economic growth of a state, also for democracy। क्या डेमोक्रेसी के लिए इंपॉर्टेंट है? देखते हैं पैसेज में क्या बोला गया है, लेकिन रॉन्ग लग रहा है। रॉन्ग राइट चलो। कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म इज इंपेरेटिव फॉर अ मॉडर्न स्टेट टू अचीव इट्स पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव। कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव के लिए जरूरी है, मुश्किल लग रहा है। नो स्टेट कैन एंश्योर इट्स इकोनॉमिक सर्वाइवल फॉर लॉन्ग विदाउट द रोल ऑफ कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म, ये भी एक्सट्रीम लग रहा है। कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी हैज म्यूचुअल डिपेंडेंस फॉर देयर कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस। डिपेंडेंस की बात हो रही है, देखते हैं कि डिपेंडेंस हो रहा है कि नहीं लग रहा, क्वेश्चन मार्क। एजम्पशन में देखते हैं, कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म प्रोमोट्स द ग्रोथ ऑफ लेबर फोर्स एंड प्रोवाइड्स मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। ये स्टेटमेंट फैक्चुअली करेक्ट है, फैक्चुअली करेक्ट है, पैसेज के हिसाब से देखेंगे। पुअर एंड मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन आर बेनिफिटेड बाय कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म ड्यू टू ट्रिकल डाउन इफेक्ट। देखो होता तो है, सरकार के पास ज़्यादा पैसा आता है तो वो मतलब स्कीम्स बनाती है पुअर अपलिफ्टमेंट के लिए, लेकिन फिर भी क्वेश्चन मार्क।
देयर हैज बीन नो डेमोक्रेसी दैट हैज ग्रोन इकोनॉमिकली विदाउट कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म। तो मतलब डेमोक्रेसी और कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म में हमारी डिपेंडेंस है। डी आंसर है। पहली स्टेटमेंट पढ़ के चलो आगे पढ़ लेते हैं। इट हेल्प्स इन मॉडर्नाइजिंग द इकोनॉमी एंड इनेबलिंग द ट्रांजिशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन, क्योंकि कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म मॉडर्नाइज करता है, रूरल टू अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन करता है। इट जनरेट्स जॉब्स, जॉब जनरेट करता है, ग्रोथ के लिए भी इनेविटेबल है। इकोनॉमिक ग्रोथ ऑल्सो फॉर डेमोक्रेसी, तो यार आंसर तो ये भी सही लग रहा है, ए वाला। चलो देखते हैं आगे। एंड देयर इज़ नो अदर वे टू फिक्स ए कंट्रीज अनएम्प्लॉयमेंट चैलेंज विदाउट द फर्दर इम्पेटस ऑन प्राइवेट बिजनेस। अब प्राइवेट बिजनेस को हमें बढ़ाना है, मतलब कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म को बढ़ाना है। बिग कंपनी कैन ऑपरेट ऑन लार्ज स्केल एंड बिकम कॉम्पिटिटिव बोथ डोमेस्टिकली एंड एक्सटर्नली, वो कॉम्पिटिटिव हो जाती हैं। वाइब्रेट कॉर्पोरेट कैपिटलिस्ट बेस ऑल्सो लीड्स टू एडिशनल रेवेन्यूज फॉर स्टेट विच इन टर्न कैन बी यूज फॉर ग्रेटर वेलफेयर ऑफ मार्जिनलाइज पीपल। ठीक है, तो हमने जो सोचा था वही सही है, कि बोल रहा है कि प्राइवेट बिजनेस होने चाहिए, बिग कंपनीज होनी चाहिए, उसके बाद स्टेट के पास ज़्यादा पैसा आता है। तो इट इज़ पॉजिटिव टूवर्ड्स व्हाट, इट इज़ पॉजिटिव टूवर्ड्स मतलब कि कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म कंट्री की ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी है, इकोनॉमी के लिए भी ज़रूरी है, और डेमोक्रेसी के लिए भी ज़रूरी है। अब पॉजिटिव पॉजिटिव बोल रहा है, ठीक है, और गरीबों के लिए भी, अपलिफ्टमेंट के लिए भी ज़रूरी है, गरीबों को भी फ़ायदा देता है। ठीक है, अब वी आर कन्फ्यूज विद ए एंड डी। अब इसमें से कैसे चूज करना है ये थोड़ा देखते हैं। कि कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म इज इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ स्टेट ऑल्सो फॉर डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी के लिए भी जरूरी है, इकोनॉमी ऑफ स्टेट के लिए भी जरूरी है। डी में देखते हैं कॉर्पोरेट कैपिटल डेमोक्रेसी एंड म्यूचुअल डिपेंडेंस होते हैं। ये स्टेटमेंट वैसे तो सही है, लेकिन पैसेज में तो इकोनॉमी की भी बात करी गई है ना, बट दिस स्टेटमेंट इज मतलब पार्शली ट्रू। This statement is true, but it is also more comprehensive. हम इसको मार्क करेंगे, A is the right answer, क्योंकि इसमें सिर्फ डेमोक्रेसी की बात करी गई है, इसमें इकोनॉमी की भी बात करी गई है, और हमने उसमें ऊपर देखा है कि इकोनॉमी भी बढ़ा रहा है, डेमोक्रेसी भी बढ़ा रहा है, और इसमें एक्सट्रीम नहीं, एसेंशियल नहीं बोला है, इंपॉर्टेंट बोला है, तो ये मॉडरेट भी है, तो ए पे जाएंगे। कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म प्रोमोट लेबर फोर्स एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, डायरेक्ट बोला है यहाँ पर, जनरेट जॉब्स, सही है। पुअर एंड मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन आर बेनिफिटेड फ्रॉम कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म थ्रू ट्रिकल डाउन इफेक्ट, ये भी बोला है यहाँ पर कि स्टेट के पास रेवेन्यू आएंगे, उसके बाद मार्जिनलाइज्ड सेक्शन जो है उसको वेलफेयर होगा, तो ये भी बात करी गई है। ठीक है, हाँ, इसमें देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द बेस्ट एक्सप्लेनेशन। अब पैसेज ही छोटा है तो पहले पैसेज ही पढ़ लेते हैं। पैसेज ही छोटा हमारा। ए नेटवर्क ऑफ वॉलंटरी एसोसिएशन स्टैंड्स एज बफर बिटवीन रिलेटिवली पावरलेस इंडिविजुअल, मतलब एक इंडिविजुअल है उसके पास कोई पावर नहीं है, दूसरा है पोटेंशियली पावरफुल स्टेट, और एक स्टेट है, गवर्नमेंट है, उसके पास बहुत पावर है, इसके पास कोई पावर नहीं है, और उसके बीच का ब्रिज कौन करता है, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन करता है। अब हमने डायग्राम सा बना लिया, समझ गए। अब देखते हैं इसमें क्या है। एक्सप्लेनेशन पूछिए अब वो पैसेज की, एक्सप्लेन कौन कर रही है स्टेटमेंट। इट एम्फेसाइजेज द इनेबिलिटी ऑफ स्टेट टू एनफोर्स इट्स विल इन प्रैक्टिस अगेंस्ट द अपोजिशन ऑफ सर्टेन ग्रुप्स विद इन इट। बहुत बसट टाइप की स्टेटमेंट है यार, समझ ही नहीं आई। इट इज ए, बाकी देखते हैं। इट इज ए कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलबींग, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है ये, फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलबींग एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ मेंबर्स। नहीं यार, स्टेट और इसके बीच की पावर बैलेंस की बात हो रही है, ये कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन तो अलग हो गया। ठीक है, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन और कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन आर डिफरेंट थिंग्स। फिर इट टेक्स इंडिविजुअल आउट ऑफ स्टेट ऑफ आइसोलेशन एंड गिव्स देम ए चांस टू पार्टिसिपेट इन कॉमन एंडेवर। वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यह है कि आइसोलेशन से हटाता है इंडिविजुअल को और उसको वो करता है, मतलब कॉमन एंडेवर में बढ़ाने की कोशिश करता है।
इट परमिट्स सिटीजन टू हैव ए वैरायटी ऑफ लॉयल्टीज एंड एलिजेंस, ये तो गलत है। तो हमारा किस में कंफ्यूजन है? इनेबिलिटी ऑफ स्टेट तो नहीं, ये तो पावरफुल बता रहा है उल्टा स्टेट को, तो ये तो पहला ए तो नहीं है और डी भी नहीं है, इन दोनों में ही कोई है। अब हमें ये देखना बैलेंस्ड कौन सा है। द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रमोशन ऑफ वेल बीइंग एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ इट्स मेंबर। अब कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं था ये हमारा, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। तो अगर हम एलिमिनेशन करते हैं ना, हमें पता भी नहीं है तो सी आ रहा है। इट टेक्स इंडिविजुअल आउट ऑफ स्टेट ऑफ आइसोलेशन एंड गिव्स देम ए चांस टू पार्टिसिपेट इन कॉमन एंडेवर। तो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? यही तो होता है। ठीक है, सी सही है, आगे बढ़ते हैं। बाकी नहीं है, सी क्यों सही है? क्योंकि बाकी नहीं है। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल रैशनल क्रूशियल। अब देखते हैं लॉजिकल रैशनल क्रूशियल क्या है। वी मस्ट यूज WPI एक्सक्लूसिवली, गलत है। द प्रेजेंट कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन रेट डज नॉट करेक्टली मेजर प्राइस राइज ऑफ इंडिविजुअल टर्म्स। आज का जो इन्फ्लेशन हम कैलकुलेट करते हैं वो करेक्ट नहीं है, मुश्किल लग रहा है। करेक्ट नहीं है तो हम यूज ही क्यों कर रहे हैं ना यूज। इन्फ्लेशन डेटा अंडर प्रेजेंट सर्विसेज इन कंजम्पशन बास्केट। हाँ, कंजम्पशन बास्केट में सर्विसेज ऐसा तो नहीं है, मुश्किल लग रहा है। नॉलेज ऑफ इन्फ्लेशन रेट इज नॉट रियली ऑफ एनी यूज टू एनीबडी इन द कंट्री, ये तो बिल्कुल नहीं है। तो हमारा बी और डी सी में से है। चलो देखते हैं पैसेज में क्या है। अच्छा, एक ही क्वेश्चन है। ए सिंगल नंबर ऑफ इन्फ्लेशन इज एन एग्रीगेट अक्रॉस डिफरेंट कमोडिटीज एंड सर्विसेज। सिंगल नंबर ऑफ इन्फ्लेशन इज एग्रीगेट अक्रॉस डिफरेंट कमोडिटीज एंड सर्विसेज। हाँ, एक सिंगल नंबर हम देते हैं इन्फ्लेशन का, वो एग्रीगेट है। द प्राइस राइज डिफर्स फॉर डिफरेंट आइटम ऑफ कंजम्पशन। ठीक है, हाँ, हर आइटम का हम एक एग्रीगेट देते हैं लेकिन हर आइटम का अलग अलग इन्फ्लेशन होता है। ठीक है, द सिंगल नंबर इज अराइव्ड बाई असाइनिंग वेट्स टू डिफरेंट कैटेगरी। हाँ ठीक है, कि मतलब अलग अलग आइटम को हम वेट देते हैं, उस हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं। फॉर WPI द वेट इन प्रोडक्शन आर यूज्ड। प्रोडक्शन में कितना यूज हो रहा है? द CPI द कंजम्पशन बास्केट इज यूज्ड। प्रोडक्शन के लिए हम WPI को लेते हैं, कंजम्पशन के लिए हम CPI को लेते हैं, बट पीपल आर नॉट होमोजीनस। द कंजम्पशन बास्केट इज वास्टली डिफरेंट फॉर पुअर, मिडिल क्लास एंड द रिच। कंजम्पशन बास्केट सबकी अलग अलग होती है, पुअर की, मिडिल क्लास की, रिच की। हैंस द CPI इज डिफरेंट फॉर ईच ऑफ दीज क्लासेस एंड ए कंपोजिट इंडेक्स रिक्वायर्ड एवरेजिंग द बास्केट्स। हाँ, इसलिए CPI को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि डिफरेंट बास्केट्स को डिफरेंट सेक्शंस के हिसाब से, क्लासेस के हिसाब से डिवाइड करते हैं, उसके बाद हम उसकी एवरेज कर देते हैं। ठीक है, द प्रेजेंट डज नॉट करेक्टली मेजर प्राइस राइज ऑफ इंडिविजुअल आइटम, ये तो नहीं बोला। इसने बोला है कि इंडिविजुअल आइटम को हम करते हैं फिर उसका एवरेज लेते हैं। इंडिविजुअल आइटम को हम कैलकुलेट करते हैं फिर उसका एवरेज लेते हैं, यही तो बोला है। इसने तो इस स्टेटमेंट में बोल दिया, नहीं बोला। इन्फ्लेशन डेटा अंडर रिप्रेजेंट सर्विसेज इन द कंजम्पशन बास्केट। अंडर रिप्रेजेंट सर्विसेज, वी मस्ट यूज WPI एक्सक्लूसिवली, ये भी नहीं है। नॉलेज ऑफ इन्फ्लेशन रेट इज नॉट रियली ऑफ एनीबडीज यूज, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो हमारा सी होगा। एलिमिनेशन से सी आ रहा है, एलिमिनेशन से सी आ रहा है। ठीक है, फिर इसको देखते हैं। क्रक्स पूछ रहा है, ट्रस्ट वर्दीनेस कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड इन एंटरप्रेन्योरशिप। और ट्रस्ट वर्दीनेस एंटरप्रेन्योर की हो ही नहीं सकती, है तो गलत है। ट्रस्ट वर्दी पीपल आर द मोस्ट वल्नरेबल पीपल। मोस्ट वल्नरेबल, जो ट्रस्ट वर्दी होता है वो वल्नरेबल रहेगा या स्ट्रेंथन रहेगा? मुश्किल लग रहा है।
नो इकोनॉमिक एक्टिविटी इज पॉसिबल विदाउट बी एक्सपोज टू बिट्रेयल। भाई क्या जरूरी है ये? नहीं है। ट्रस्ट इज इंपॉर्टेंट दो इट एंटेल्स रिस्क। तो दिस इज द मोस्ट मॉडरेट स्टेटमेंट। हम पैसे ना भी पढ़ें तो वी कैन ब्लाइंडली क्लिक दिस, अगर आपके पास टाइम कम है तो। हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है शायद। अब देखते हैं इसमें, ट्रस्ट स्टैंड कॉमनली डिफाइंड एज बीइंग वल्नरेबल टू अदर्स। हाँ, ट्रस्ट का मतलब है दूसरों पे तुम वल्नरेबल हो। एंटरप्रेन्योरशिप इम्प्लाइज ट्रस्ट, ये ट्रस्ट इम्प्लाई होती है, तो पहली तो गलत हो गई स्टेटमेंट। विलिंगनेस टू एक्सपोज वनसेल्फ टू बिट्रेयल, विलिंगनेस बोल रहा है, नो इकोनॉमिक एक्टिविटी की नहीं बोल रहा है। देखते हैं आगे फिर भी। ट्रस्ट इज एक्सपर्ट सिस्टम इन द एसेंस ऑफ ग्लोबल बिहेवियर। ट्रस्ट itself emerges as a super commodity in social market and defines the characteristic of good and services in global market। हाँ मतलब इकोनॉमी ट्रस्ट पे ही चलती है, लगभग यही बता रहे हैं। ट्रस्टिंग कंडक्ट इज ऑल्सो मीन्स होल्डिंग अदर इन गुड एस्टीम। मतलब ट्रस्ट का मतलब है दूसरों को पे भी तुम ट्रस्ट करो, एंड ऑप्टिमिज्म दैट दे आर और विल बी कॉम्पिटेंट इन सर्टेन रेस्पेक्ट। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है कि ट्रस्ट तो है लेकिन ये आपको वल्नरेबल भी बना सकता है, ठीक है, और बिट्रियल को से भी एक्सपोज कर सकता है। तो रिस्क बोल रहा है ट्रस्ट के लिए, और बोल रहा है ट्रस्ट वैसे जरूरी है, इट इज इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं ऑप्शंस में। ट्रस्टवर्दीनेस कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड, ये तो नहीं बोल रहा है। ट्रस्टवर्दी पीपल आर द मोस्ट वल्नरेबल पीपल, मोस्ट आ गया, एक्सट्रीम हो गया, ये भी नहीं है। नो इकोनॉमिक एक्टिविटीज पॉसिबल विदाउट बी, ये भी बिल्कुल गलत है। फिर ट्रस्ट इज इंपॉर्टेंट दो इट क्रिएट, दिस इज मोर बैलेंस्ड स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। तो हमने सारे क्वेश्चंस इसमें कर दिए। अब इसमें बाई चांस मान लो आपके दो गलत हो गए, तीन गलत हो गए, वट एवर द गलत हो गए, लेकिन आपने कॉमन सेंस से कर दिए। इस वीडियो की आप टाइमिंग देखो, ठीक है, तो इतने टाइम में हम ये आराम से कर पाए हैं। ठीक है, और लास्ट वीडियो जो मैंने इसकी ली थी क्वांट की, वो भी देख लेना आप, तो वो भी तकरीबन हमारी 50-60 मिनट की थी, और मैं इसमें एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। अगर आप इसको वैसे करोगे ना, पढ़ के अपना मतलब खुद से करोगे, तो कम टाइम लगेगा आपका, ये 45 मिनट में हो जाना चाहिए। तरीका पता होना चाहिए आपको कैसे करना है, समझ पता होनी चाहिए कि एलिमिनेशन बिना पढ़े भी कर दो, पढ़ने के बाद जो आपने एलिमिनेट नहीं करी है स्टेटमेंट, सिर्फ उनको वेरीफाई कर लो पैसेज से, पैसेज के हिसाब से। ठीक है, तो आपका कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छे से होगा। ठीक है, तो इस टेक्निक को से आप प्रीवियस ईयर करोगे ना, वो भी आपके 2 घंटे में बहुत अच्छे से हो जाएंगे, एंड विद गुड नंबर ऑफ मार्क्स। तो ये दोनों टेक्निक आप अप्लाई करो, मैंने आपको प्रूफ दे दिया है। ठीक है, अब आपके ऊपर है कि आप इसको प्रैक्टिस करोगे कि नहीं करोगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट। और हाँ, टेलीग्राम चैनल वगैरह यार सब्सक्राइब कर लो, बहुत ज़रूरी है ना, उसमें मैं डालता रहता हूँ कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें।